वेलकम बैक योर मनी में आज हम सुलझा रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी हर परेशानी को और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है investonline.in के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव एंग्रिश। लेते हैं अगला सवाल। किरण ने हमें ईमेल किया है। इनकी उम्र 40 साल है और किरण 3 से 5 हजार रुपए हर महीने निवेश करना चाहते हैं करीब 15 साल के लिए। किरण जानना चाहते हैं कि डीएसपी, ब्लैक रॉक इक्विटी, सुंदरम, बीएनपी पारिबास सेलेक्ट मिड कैप, रिलायंस फार्मा, रिलायंस पावर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, डायनामिक में निवेश कैसा रहेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या एक बार निवेश के बाद इन्हें लगातार फंड पर नजर रखनी होगी, अगर हाँ तो किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अभिनव। देखिए, चॉइस ऑफ फंड्स हमें काफ़ी सारे हैं। 3 से 5 हज़ार रुपए के लिए मैं सजेस्ट करूंगा 2 स्कीम से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो में। तो अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे सजेस्ट कर रहे हैं तो एक लार्ज कैप और एक मिड कैप फंड चूज कर सकते हैं। 3 से 5 हज़ार रुपये अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ इनका जो इन्वेस्टमेंट है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर 12% के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से 24 लाख से ज़्यादा तक का कॉर्पस बना सकते हैं जी। लेकिन जो इनकी रिक्वायरमेंट है अभिनव, एक्चुअली इनके 3 बच्चे हैं। राइट। 2 बेटियां हैं जो अभी एक 2 साल की है, 2.5 ईयर्स की ट्विंस हैं, और एक बेटा है 10 साल का। तो बेसिकली जो इनका पर्पस है उनकी शादी और बच्चों की पढ़ाई। तो क्या ये कॉर्पस सफिशिएंट रहेगा? आई डोंट थिंक सो। नहीं स्वाति, नेचुरली अगर 2.5 साल के इनके बच्चे हैं और एक 10 साल का भी है तो इनका एवरेज इन्वेस्टमेंट 8 से 15 साल तक के पीरियड के लिए होगा। तो जैसे बता रहा हूँ 15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 5,000 रुपये महीना तो 12% के हिसाब से आपका कॉर्पस 24-25 लाख रुपए ही होगा। उसमें अगर आप इन्फ्लेशन ऐड करेंगे और आज के हिसाब से भी अगर आप खर्चे करें तो ये कॉर्पस इज नॉट सफिशिएंट फॉर इनके गोल्स, जैसे बच्चों की शादी है, उनके हायर एजुकेशन है। अगर आप 15% से भी काउंट करें तो वो 30-34 लाख रुपए ही होते हैं। तो इनको अमाउंट बढ़ाना बहुत जरूरी है। नेचुरली सबके लिमिटेशंस होते हैं करने के लिए, बट आइडियली आप क्या कर सकते हैं कि एवरी 6 मंथ्स थोड़ी थोड़ी अमाउंट बढ़ाएं, 8%, 10%। नेचुरली आपकी इनकम्स भी जनरली बढ़ती हैं, आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, या बिजनेस है तो बोनसेस, व्हाटएवर इट मे बी। तो हर 6 मंथ्स में अगर आप अपनी अमाउंट बढ़ा सकते हैं तो ये ग्रेजुअली एक पेस पे बढ़ता रहेगा और अच्छा सा आपको कॉर्पस अक्यूमुलेट हो सकता है। दूसरा सवाल का क्या था? बेसिकली जिनको शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं कुछ फंड्स, उनमें से क्या सलाह देंगे? आपने कहा 2 फंड ही। 2 फंड लें। आई मीन एक वो जैसे लार्ज कैप फंड है, एक ब्लैक रॉक का जो डीएसपी ब्लैक रॉक इक्विटी फंड है, वो काफी अच्छा फंड है। आईसीआईसीआई प्रू डायनामिक प्लान है, ये भी एक लाइक निफ्टी से बेंचमार्क फंड है। दोनों ने कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड्स दिए हैं। रिलायंस फार्मा की आई थिंक आपने इसमें बात करी थी। रिलायंस फार्मा मैं सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल ड्रॉप कर दें, रिलायंस पावर पे रहें अगर उनको थोड़ा और अग्रेसिव रहना है तो। बट वो एक और फंड ऐड करें जब वो और पैसे अगर ऐड करने की हालत में रहे तब। एग्जैक्टली, बिकॉज फार्मा स्पेस थोड़ी सी कंजर्वेटिव स्पेस होती है और जनरली मार्केट से कॉन्ट्रा चलती है। तो अगर जब बाजार अच्छा चलता है तो प्रॉब्ली फ्लैटिश या एकदम मॉडरेट मूव रहते हैं। और एक फॉलिंग मार्केट में जनरली एक फंड मैनेजर फार्मा में इन्वेस्ट करता है बिकॉज थोड़ी स्टेबल इंडस्ट्री है। बट अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा थोड़े से अग्रेसिव रहना इज अ बेटर। तो डीएसपी, ब्लैक रॉक इक्विटी और सुंदरम बीएनपी पारिबास सेलेक्ट मिड कैप, ये 2 फंड, या फिर एब्सोल्युटली ये सुंदरम से सुंदर बीएनपी पारिबास मिड कैप सेलेक्ट मिड कैप ले लें। डीएसपी ब्लैक रॉक इक्विटी फंड का एक पोर्टफोलियो बना लें। और अगर थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे हैं तो वो रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड ले सकते हैं। इन्होंने ये भी पूछा था कि एक बार जब ये निवेश कर देंगे तो कैसे अपने फंड को या अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं? देखिए, एसआईपी के इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हैं तो आप हर महीने या हर क्वार्टर ट्रैक करने की कोई गुंजाइश होती नहीं है, बिकॉज उसमें कुछ आपको ज्यादा पता नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, बिकॉज आपके 3 महीने का एवरेज है, मतलब आपको लास्ट मंथ का ही एवरेज मिल रहा है जी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एवरी क्वार्टर या 6 मंथ्स में आप अपनी फंड की परफॉर्मेंस देखें, अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं देखें। आप ये देखें कि आपकी फंड की परफॉर्मेंस क्या है। बिसाइड्स परफॉर्मेंस उसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है कि वो फंड ने एक रिस्क के अगेंस्ट कितना रिवॉर्ड दिया है। अगर मिड कैप फंड है, ऐसा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, उसके अगेंस्ट आपको जो उसका बेंचमार्क है, जैसे बेंचमार्क अगर निफ्टी है जो लाइक बाजार का इंडेक्स है, उसके अगेंस्ट उसने कितना परफॉर्मेंस दिया है आपको। अच्छा। एक वो है। और फंड का कॉर्पस क्या है, थोड़े से टेक्निकल्स होते हैं, बट अगर लेमैन की भाषा में अगर मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें, क्या वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। नहीं कर रहा है तो फंड मैनेजर ने क्या पोर्टफोलियो में चेंज किया है जिसकी वजह से ये, क्या वो थोड़ा कैश में आ गए हैं जी, या क्या स्टॉक्स लिए हैं, ऑलराइट। चलिए लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से कुलदीप शर्मा ने हमें फोन किया है। कुलदीप जी, पूछिए क्या है आपका सवाल? हाँ मैडम, मेरा इन्वेस्टमेंट है एचडीएफसी टैक्स सेवर, ग्रोथ, एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन और एचडीएफसी टॉप 200 और रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड में। जी।
तो मैडम ये पोर्टफोलियो कैसा है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? मैं 3-4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ SIP के थ्रू। ओके। और मेरा एक रिडेम्पशन के रिगार्डिंग था क्वेश्चन कि रिडेम्पशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपका 20-30% का प्रॉफिट हो रहा है तो रिडेम्पशन कुछ यूनिट का कर लेना चाहिए या बने रहना चाहिए 5 साल 10 साल के लिए? और कुलदीप जी, आपकी एज क्या है? हेलो, आपकी उम्र क्या है कुलदीप जी? मैं 35 ईयर्स ओल्ड मैम। और आप अगर चाहते हैं कुछ रिडेम्पशन की सोच रहे हैं तो कोई पर्पस है, क्यों चाहते हैं? कोई मतलब सिर्फ इसलिए कि ज्यादा प्रॉफिट वहां दिख रहा है आपको तो अभी कुछ निकाल लूं ये सोच के, या फिर कोई और पर्पस भी है? जी हाँ, बस यही कि प्रॉफिट हो रहा है 30-40% का, तो कुछ उसका फायदा उठा लिया जाए। एग्जैक्टली। क्या सलाह देंगे आप? पहले तो इनका पोर्टफोलियो का चेक कर लेते हैं। 3-4 फंड्स हैं, उनमें बने रहें अभी या फिर किसी में कहीं स्विच करने की जरूरत है? नहीं स्वाति, फंड्स अच्छे हैं। सिर्फ इनमें एक फंड है जो SBI मैग्नम टाइज गेन थोड़ा सा लगाड़ रहा है पिछले 3 से 4 साल में, बट आई थिंक स्कीम अच्छी है, फंड मैनेजर इज डूइंग अ गुड जॉब। सो यू कांट हैव कि एक ही फंड है वो कंसिस्टेंटली हर साल परफॉर्म करे। हो सकता है कि 2 साल के लिए लैग रहे बट उसके बाद परफॉर्म करे। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, स्कीम्स अच्छी हैं। रिडेम्पशन की स्ट्रैटेजी? रिडेम्पशन स्ट्रैटेजी देखिए, एक तो आप SIP इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? आप SIP इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि आप बाजार का मूवमेंट को आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं और उस पर कॉल नहीं ले सकते हैं। तो उसी लिए आप SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जो एवरेजिंग इन्वेस्टमेंट होगी ओवर पीरियड ऑफ 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स उसका आपको बेस्ट वैल्यूएशन मिले ऑन एन एवरेज। तो उस हिसाब से अगर इनको फंड्स की जरूरत नहीं है तो देयर इज नो नीड टू गो एंड रिडीम द मनी। वो चाहे तो पीरियोडिकली 5 से 6 साल में थोड़े फंड्स डेट में मूव करके, पर इवेंचुअली उनको फिर से इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। वो अगर कंफर्ट लेवल आती है उसमें और उनको अगर फंड्स की जरूरत है तो उस तरह से प्लान कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से रिडेम्पशन करने की जरूरत नहीं है, ही इज ओनली 35। तो अगर उनके कमिटमेंट्स भी अगर बड़े कमिटमेंट्स आएंगे तो प्रॉब्ली 8 से 10 साल के बाद ही आएंगे। तो आई डोंट थिंक रिडेम्पशन की रियली अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करना चाहिए। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। SMS भेजने के लिए लिखिए YM, स्पेस छोड़ के लिखिए अपनी परेशानी और फिर अपना नाम और भेज दीजिए SMS हमें 51818 पर।